So, hello everyone. So, my name is Divyanshu Nigam, and I've secured all India rank 44th in this year's civil service examination. And आज थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यूपीएससी टाइमर ऑर्डर. सो आई बी टॉकिंग अबाउट देम. क्या क्या है थोड़ा थोड़ा और आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे आई थिंक आई डू सम जस्टिस टू. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आई वांट टू नो वेयर यू स्टडी. हाँ ठीक है, मैं अपने बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा. सो आई वाज बोर्न इन लखनऊ. लखनऊ में ही रहता हूँ, होम टाउन मेरा लखनऊ है. माय फादर वाज इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. सो मेरे को काफ़ी अर्ली एक्सेस मिल गया टू नो द सिस्टम एंड ऑल दैट, तो वो काफ़ी बड़ा इंस्पिरेशन भी सोर्स रहा मेरा. फिर देन आई चेंज मल्टीपल स्कूल्स अगेन ड्यू टू माय फादर प्रोफेशन की बार बार ट्रांसफर होता था. सो मैंने 10th और 12th अपना सहारनपुर से और कानपुर से किया. एंड देन आई वेंट टू डू बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी, उससे गोवा कैंपस से, जो गोवा में कैंपस है उससे मैंने बीटेक किया है. आईआईटी का मैंने दिया था, उसमें मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी कि अच्छे आईआईटी में जा पाऊँ, तो आई चोज बिट्स ओवर दैट. ठीक है, तो वो मैंने 2013 to 17 कर दिया अपना वो ग्रेजुएशन. देन आफ्टर 2017 आई मेड अप माई माइंड कि यही करना है, यूपीएससी पे ही आना है. सो मैं यूपीएससी में आया और 2017 के लेटर हाफ से अराउंड अगस्त सितंबर से आई किक स्टार्टेड यूपीएससी प्रिपरेशन इन द फॉर्मल वे. फिर उसके बाद से लगभग 3-4 साल हो गए हैं अभी, तो फाइनली सक्सेसफुल है मुझे इस टाइम पे. तो ये तो मेरा बेसिक था कि मेरे बारे में क्या क्या है. और मेरा ऑप्शनल जियोलॉजी रहा इस बार. हमेशा मतलब जियोलॉजी ऑप्शनल से रहा हूँ मैं. और थर्ड अटेम्प्ट था मेरा. फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था. सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया था. मेंस में प्रॉब्लम हुई थी, मेंस नहीं हुआ था. आई लैग्ड अराउंड 15 मार्क्स, आई थिंक 15-20 मार्क्स से रह गया था. देन इस अटेम्प्ट में फाइनली सक्सीड हो गया. ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक्स तो हो गया मेरे बारे में. आई नाउ जंप ऑन टू द क्वेश्चंस. ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन पहली बात ये है कि देखिए प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है. क्या है प्रीलिम्स? देखिए बेसिकली क्या है, आपका गेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए प्रीलिम्स क्यों है. प्रीलिम्स इज जस्ट अ हॉल टिकट टू द मेंस. तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आपको टॉप करना है. आपको जस्ट अपने कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने हैं. उसके लिए काफ़ी स्पेसिफिक पढ़ाई करी जाती है जो कि एफिशिएंट होनी चाहिए. तो मेरा जो रहता था टाइमलाइन रहता था 60 दिन का, कि 60 दिन का 60 से 65 दिन मान लीजिए. प्रीलिम्स की डेट से 65 दिन पहले स्टार्ट करिए प्रिपरेशन. और शॉर्ट नोट्स बनाइए जो भी चीज़ों के हैं, जो कि फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, मैप की लोकेशन क्या है, मैप के बारे में क्या क्या हो सकता है. ठीक है, और कोई नया स्पीशीज फाउंड हुई है उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या हैं, कोई नया पॉलिसी आई है उसके एक्सैक्ट प्रोविजंस क्या है, मतलब पेंशन योजना है कोई, तो पेंशन योजना में कितने से कितने तक हो. तो ये सब जो फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं ये प्रीलिम्स में काम आती हैं. इसके साथ ही एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि पता होनी चाहिए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसकी बेसिक्स जो बात है, जैसे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्वेश्चन आया था, ये तो बेसिक्स है अपना हिस्ट्री का. ये सब एकदम थॉरो होना चाहिए. प्रॉब्लम वहाँ आती है करंट अफेयर्स में. करंट अफेयर्स में आपको देखिए एक लेवल तक ही कर सकते हैं, तो आपको बैक तो करना चाहिए स्टैटिक पे, जो स्टैटिक आपकी प्रिपरेशन है उस पर ज़्यादा बैक करना पड़ेगा. और करंट अफेयर्स आपका, जैसे मैं विजन की मैगजीन पढ़ता था, आई यूज टू फॉलो देम रिलीजियसली. और अच्छी मैगजीन होती है, वो भी आप भी कर सकते हो. और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको. अब इसी के साथ की आपका बेसिक टाइमलाइन होगी और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो हमेशा इंटीग्रेटेड होगी. तो जो मैंने बोला 60 दिन पहले आप प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, उसके पहले आप अपना मेंस का पूरा प्रिपेयर कर चुके होंगे. दैट मीन्स अगर 2022 को देखा जाए तो मार्च तक, आई थिंक, इफ द डेट इज 31 मई, आई थिंक, है ना, तो उसके अराउंड से अगर मार्च तक आपका मेंस का पूरा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए. दैट मीन्स आपका ऐसे जीएस 1 2 3 4, देन योर ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग, ये सब कुछ प्रिपेयर हो जाना चाहिए आपका मार्च तक. उसमें क्या प्रिपेयर की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सिलेबस. सिलेबस क्या दिया हुआ है, सिलेबस को बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, उसको एकदम याद कर लेना है कि क्या सिलेबस है. और हर सिलेबस के जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उन सारे कीवर्ड्स पे यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स. पहले वो लेंदी होंगे नोट्स, उनको फिर ट्रिम डाउन करते करते आपको 600-700 वर्ड के नोट तक हो जाने चाहिए हर टॉपिक पे. ठीक है, ताकि उसी को आप रिवाइज कर पाएंगे. फिर जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आपके साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ ही आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है. जैसे 2022 में जो दे रहा है अगर पेपर, तो अभी से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए. डेली 4-5 आज पर आंसर लिखो. यू डो नॉट नीड टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज. अभी मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है. टेस्ट सीरीज आपका मेन काम आती है प्रीलिम्स के बाद, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो प्रीलिम्स में, और तब सिर्फ फुल टेस्ट जो होती हैं. ठीक है, वो करना होगा आपको. और
ठीक है, ये हो गया। और अपना ऑप्शनल की प्रिपरेशन तो जैसे हर ऑप्शन का अलग अलग होता है, उस हिसाब से करते रहिए। जो भी ऑप्शन की तैयारी आपकी हो रही है वो भी एकदम अच्छे से होना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन ऑप्शनल, बिकॉज आपका जो नंबर दिलाते हैं वो ऐसे ऑप्शनल और कुछ हद तक GS4, GS 1 to 3 में मोर और लेस एवरेज नंबर ही आते हैं सबके। एवरेज से आप अबव रहेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, एवरेज से नीचे रहेंगे तो नहीं होंगे सेलेक्ट, ऐसी बात होती है। तो आपको एवरेज से थोड़े ऊपर नंबर लाने, बट ऑप्शनल में यू नीड टू एस योर ऑप्शनल, यू नीड टू डू वेरी गुड इन योर ऑप्शनल। ठीक है, अब देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है और क्या। इंटरव्यू की प्रिपरेशन देखिए, वो अभी आपके इंटरेस्ट में नहीं है, वो बाद में जब आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना उसके बारे में जरूरत नहीं है। पहले आप मेंस और प्री की तैयारी करिए अच्छे से। तैयारी मैंने शुरू करी थी भाई, जैसे मैं क्वेश्चन का लिस्ट है ना उसको हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा एक लॉजिकल बना रहे, वरना मैं बहुत बुरे लगता हूँ फिर कहीं भी निकल जाती बातें। सो क्या है, हाँ, शुरुआत कब और कैसे की, तो वही बात है 2017 के लाइक अगस्त सितंबर में स्टार्ट करी। स्टार्टेड विद द एनसीईआरटीज, बेसिक एनसीईआरटीज जो होती हैं आपकी, दैट आर ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट। देन आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, मैंने अनुदीप सर का ब्लॉग काफ़ी फॉलो किया था 2018 के बाद से। तो उसके भी जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी मैं रिकमेंड वो पढ़ी है आप, जो है जैसे वही है। जैसे मैंने पॉलिटी में DD बसु पढ़ी थी, DD बसु इज क्वाइट गुड। स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो यू कैन रीड दैट। लक्ष्मीकांत तो है ही, अपनी लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, जिसको नहीं। मैंने लक्ष्मीकांत की जगह DD बसु पढ़ी थी, बट ठीक है, लक्ष्मीकांत भी इज ऑल्सो गुड। देन एनसीईआरटीज हो गई, और जो बेसिक्स हैं तुम्हारी पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ये सारी। इकोनॉमी में मैंने संजीव वर्मा पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सब बेसिक उससे स्टार्ट करिए, देन न्यूज़पेपर पढ़ना से स्टार्ट करो। अब न्यूज़पेपर पढ़ने में स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लगता था। इट यूज्ड टू टेक अराउंड 4 to 5 hours इवन एट टाइम्स, बिकॉज कुछ समझ ही नहीं आता था। तो आई यूज्ड टू लाइक डू एनालिसिस कि कैसे है, क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका। तो वो सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी फिर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। एंड मेरे को तो वैल्यू भी नहीं पता थी कि आंसर राइटिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है बस पढ़ना पड़ता होता है यहाँ पे, बट राइटिंग आंसर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, रादर मोर इंपॉर्टेंट। तो आप आंसर राइटिंग भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कोई बात ही नहीं। देखिए, सरकारी एग्जाम है तो सरकारी किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है, बट आई से कि दीज आर डेफिनेटली नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। पढ़नी है लेकिन इस पे सिर्फ रिलाई नहीं करना है, यू नीड टू डू मोर देन एनसीईआरटीज आल्सो। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो ये बेसिक सी बात है। आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए पढ़ना और पढ़ने लगिए उसको। उसके में अंडरलाइन कर लिए, उसके थोड़े बहुत नोट्स बन सकते हैं वो बनाइए। डू नॉट रिलाई ऑन द मार्केट नोट्स, ये सब पढ़िए, खुद पढ़िए उस एनसीईआरटी को, खुद समझने की कोशिश करिए। दूसरे के वीडियोस देख के, दूसरे के ये सब करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप खुद उसको समझ नहीं पाएंगे, आपको तीस चीज़ समझ नहीं आएगी वो चीज़ें। हाँ, एक बार समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर्टिकुलर चीज़ का वीडियो देख सकते हैं कहीं पे, बट डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन सम डेली करंट अफेयर वीडियोस और डेली या एनसीईआरटीज के वीडियोस। इससे कंटिन्यू होती है। यू नीड टू पुट योर ओन हार्ड वर्क इन दैट। करंट अफेयर्स की तैयारी मैंने जो बेसिक्स है मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़िए। जैसे मैं आई रिकमेंड रीड इंडियन एक्सप्रेस, वो हिंदी में, इंग्लिश इंग्लिश के लिए वेरी गुड। हिंदू मैं आजकल ज़्यादा नहीं सोचता इतना इंपॉर्टेंट रह गया, बट या इंडियन एक्सप्रेस क्वाइट गुड। और उसके साथ कोई एक विजन की मैगजीन पढ़ ली जाए, जिसकी भी मैगजीन पढ़ ली, मैं एक विजन की पढ़ रहा था। तो यू इन दोनों को यूज़ करके आप नोट्स बनाइए अपने, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन होगी आपकी। ठीक है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। न्यूज़पेपर देखिए, आपको पहले नंबर ना सिलेबस जब तक नहीं पता होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बिकॉज न्यूज़पेपर में बहुत चीज़ें आती हैं, तो आपको सब नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, और जो आपके सिलेबस में मेंशन है। फॉर एग्जांपल आरटीआई मेंशन है, अब आरटीआई रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी पेपर में, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी। ठीक है, देन आपका जैसे गुड गवर्नेंस इज अ टॉपिक जो कि मेंशन्ड है, या लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो सेल्फ हेल्प और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हो गई एलएसजीज में, इसके बारे में कोई अच्छा आया है न्यूज़। तो जैसे अभी लेटेस्ट एक खबर आई थी शंकराचार्य का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो किया है, अनावरण किया है उसका, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज शंकराचार्य इज मेंशन्ड इन योर फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल है, इट इज इंपॉर्टेंट इन दैट टाइम। तो इस टाइप की न्यूज़ जब आएंगी तो यू शुड बी नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ इट, क्या क्या करना है उसमें। न्यूज़पेपर्स आर ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट, इसकी कोई बात ही नहीं है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है और खुद पढ़ना है। डू नॉट रिलाई ऑन एनी वीडियो ऑन ऑल दैट। खुद पढ़िए, उसके बाद उसके ऊपर कुछ करना है तो दैट इज ओके, बट आपको पढ़ना खुद ही है वो वीडियो, वो सारे न्यूज़पेपर जो होंगे। ठीक है, हाँ। फिर आपके मैगजीन्स, हाँ, मैगजीन्स आपकी देखिए, मैगजीन्स आपकी इंपॉर्टेंट वही है जो एक कोई जैसे विजन की पढ़ता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको योजना, कुरुक्षेत्र, इस टाइप की जो मैगजीन होती है ना, मनोरमा की हो गई, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। बहुत रेयरली होता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है तुम्हारा
योजना में जो कि कहीं और कवर नहीं हुआ है, तो वो यू कैन रीड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, नॉट द एंटायर एडिशन ऑफ इट। तो आपको बहुत लिमिटेड पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये योजना हर महीने आती है, बहुत सारी आती है, तो आप हर समय पढ़ोगे तो यू विल गो मैड। डू नॉट नीड टू रीड ऑल दैट। ठीक है। डेली कितने घंटे पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ने का देखिए क्या है, अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ते हैं तो आप डेली 8 घंटे पढ़ लें, डेली 8 घंटे तमीज से पढ़ लें, दैट विल बी अनफ। ये आपका जब अपना नॉर्मल टाइम चल रहा है, बट इवन वंस यू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स, तब आपके पास कोई लिमिट नहीं होती है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। पढ़ो इस हद तक पढ़िए कि जब आप सोने जाए तो तुरंत गिर के सो जाए। इस तरीके से होता है उस समय, क्योंकि भले ही पूरा गेम आपका मैराथन होता है, बट द टाइम पीरियड ऑफ बिटवीन प्री एंड विन, दैट इज अ स्प्रिंट रेस। तब आपको जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं, जितने ज़्यादा लिख सकते हैं, तो आप आपको लग रहा है कि मैं इतना सब नहीं कर पाऊंगा, तो इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, 12 घंटे कर लो, 15 घंटे पढ़ लो, बट मेक श्योर यू कंप्लीट योर आर्टिकल, जो भी आपको जो दिया हुआ है टारगेट्स। लेट्स ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट। बुकलेस सोर्सेज मेरे टेलीग्राम पेज पे पड़े हुए हैं, यू कैन सी दैट। और मोस्टली वो अनुदीप सर के ब्लॉग से उठाया गया है, क्योंकि मैं भी वही फॉलो करता था, तो उसके लिए पूरा बोलने के लिए अच्छा नहीं होगा। निबंध की तैयारी मैं बहुत जगह बता चुका हूँ, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, वही चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, पर होगी। निबंध के भैया आप बेसिक जो जीएस वाले निबंध होते हैं, उसको आप पहले ध्यान से, उनके सारे जो टॉपिक्स होते हैं, 25 टॉपिक्स होते हैं, जो कि अनुदीप सर ने भी दे रखे हैं, बाकी खुद भी अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं। जैसे आजकल स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, बिकॉज ऑफ द ओलंपिक्स, है ना, इंडिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, क्लब्स टू देम, है ना। तो वो आपको उसमें आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट पे वही होता है, बेसिक स्टैट्स, कोई नया इनिशिएटिव, कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल, कोई नया फैक्ट टाइप की आ गए हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या होकर रखे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके अराउंड, क्या वे फॉरवर्ड है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो उसके अराउंड ही आप अपना आंसर, आप ऐसे बुक्स लिख सकते हो। और फिलोसफिकल एसेस में यू शुड बी वेरी थॉरो विद द कोट्स। जो कोट्स होते हैं, दैट आर ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे हेल्प यू गाइड योर एसे। किस तरीके से लिखना है, आप एक कोट डालिए, फिर एक ऐसे लिखिए, फिर पैराग्राफ लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए, फिर एक कोट डालिए, फिर ऐसे करिए, तो ये उसमें काम आ सकता है आपका। और थोड़ी एनेक्डोट प्रिपेयर कर लीजिए। एनेक्डोट दैट मीन्स स्टोरी, छोटी सी स्टोरीज हो गई, या थोड़ी पोएम्स हो गई, या कोई शायरी हो गई, या कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, केस स्टडीज हो गई, जो कि आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, नॉन फिक्शन बुक्स काफ़ी पढ़ता था, तो उससे बहुत कुछ हेल्प मिलती है। अगर आप पढ़ते हैं तो दैट विल बी एन एडिशनल फैक्टर टू यू। यू गेट टू नो मैनी अदर स्टोरीज, मैनी अदर राइटिंग स्टाइल्स, कैसे लिख सकते हैं उस चीज़ को। और छोटी छोटी केस स्टडीज हो सकती हैं। जैसे मान लो एक बुक है व्हाई नेशंस फेल, तो इट गिव्स अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ है कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एक यूएस और मेक्सिको बॉर्डर के बीच में एक सिटी है नोगालिस, वो यूएस में भी है और मेक्सिको में भी है। Despite having the same geographical features and demographical features, the level of development is drastically different in the US side and the Mexico side. That is primarily because of the nature of institution that these two countries have. तो वो इस टाइप की एग्जांपल्स जो है ना, वो काफ़ी आपको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। टाइम टेबल तो देखिए, अपने जैसे 15 मैं क्या करता था, एक तो मंथली टारगेट रखिए कि इस मंथ में जो है क्या करना है, देन अपना फोर्थ मंथली टारगेट रखिए, हर 15 दिन में क्या करना है। और फिर ज़्यादा हो सकता है तो वीकली टारगेट भी रख सकते हैं। मैं डेली टारगेट में बिलीव नहीं करता था, बिकॉज दैट पुट्स अप एन एडिशनल प्रेशर टू यू, दैट इज नॉट वेरी गुड। इससे अच्छा बेटर है कि आप वीकली टारगेट रखिए, उसको ट्राई करिए, उसको फुलफिल करने के लिए। रोज करना है कि ऐसे मेरा टाइम टेबल कुछ नहीं था कि मैं सुबह उठ के इतने बजे से पढ़ूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे करूंगा। इट्स अ टोटली फ्यूटाइल एक्सरसाइज। सिर्फ टाइम टेबल बनते हैं, ये डे नेवर गेट फॉलोड, तो उसको सब करने बेवकूफ़ी मत करिए। जैसे आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत, तो स्टडीग्राम्स बना बना के डालते रहते हैं। पहले भी देखता था कि इतने से इतने बजे पढ़ूंगा, मैं इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको दिन भर पढ़ना है, बेसिक सी बात ये है। यू शुड बी इन दैट जोन कि मैं पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप एकदम ही पार्टी करने चले गए। आप ठीक है बुक से तो दूर हो गए हैं, बट यू स्टिल इन दैट, यू आर इन दैट जोन कि आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही है कहीं से, तो यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि वो यूपीएससी रिलेटेड कैसे हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और पढ़ते रहना है, उसमें पढ़ाई की तो कोई कमी नहीं है, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है। कोचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन कहा जाता है कि मेरे हिसाब से कोचिंग की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। यू डू नॉट नीड कोचिंग। आजकल कोविड के टाइम्स के बाद आके इतना सब कुछ ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है ना, बहुत जगह लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ पेइंग आल्सो। आप एक बार जाके ऑनलाइन नगर से स्टडी मटेरियल ला सकते हैं। एक बार वहाँ मार्केट जाके दिखाओ क्या क्या स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो लेके आ जाइए। जो भी टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी है वो लेके आओ जाओ, और उसको फिर घर में बैठ के पढ़ सकते हो।
अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है कि आपको गाइड आप कोचिंग से उनको ज़रूरत है जो लोग उठ के सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है जिनके अंदर, कि मैं रोज़ उठ के पढूँ, उतने ही अपनी मोटिवेशन से पढ़ पाऊँ, या डिसिप्लिन नहीं है जो लोग, उनको कोचिंग की ज़रूरत है, ताकि वो करें। बट अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है एंड इफ यू आर सिंसियर इनफ, आपके पास किताबें अगर आ गई हैं कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये सोर्सेज पढ़ने हैं, तो यू कैन वेरी वेल स्टडी एट योर होम। उसको घर में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोचिंग जाके दिल्ली जाना इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बिकॉज़ इतना पैसा भी लगता है वहाँ पे, इतने महँगे-महँगे होते हैं और ऐसा कुछ ख़ास कराते भी नहीं हैं। हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं, उनको सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। यू आर जस्ट अ कस्टमर टू देम, ठीक है? आई एम नॉट नेमिंग एनी कोचिंग, वो सब कोचिंग का सेम ही होता है। आपको पढ़ना खुद ही है, आपको नोट्स बदल सकते हैं, टीचर्स के लेक्चर्स मिल सकते हैं कहीं न कहीं से, तो दैट इज़ ओके। कोचिंग का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया, किसी ज़माने में रहता होगा, आजकल नहीं रह गया। बट हाँ, कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ होती है, देज़ आर प्रीटी मच इम्पोर्टेंट, बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस, कहीं भी होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगी। कि प्रीलिम्स में तो आप लगाते ही हो, जैसे मैं लगाता था, विज़न की लगाता था, मैं फोरम की लगाता था और कुछ-कुछ राव आईएएस की भी लगा देता था कभी-कभी। तो वो दोज़ आर इम्पोर्टेंट, और मेंस के टाइम में भी मैंने लगाया था, विज़न का और फोरम का लगाया था और लूपमैन आईएएस का लगाया था जीएस 4 में। तो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज़ आपको इम्पोर्टेंस करनी है। यू शुड बी रेडी टू गेट देम चेक्ड बाय द प्रोफेशनल, ताकि आपको एक डिटेल्ड फीडबैक मिले और आप अपने वीक एरियाज़ पे कर पाएँ, कि कैसे करना है, ठीक है? तो इसलिए उस मायने में कोचिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं बोलता हूँ, स्पेंड टाइम विद यूपीएससी, दैट मीन्स कि यू शुड बी वेरी मच थॉरो विद द सिलेबस, जो भी सिलेबस ये हो, यू शुड बी वेरी मच थॉरो विद द पीवाईक्यूज, बिकॉज द मेन थिंग इज दैट यूपीएससी रिपीट्स देयर थीम्स, एंड जो थीम आते हैं जनरली रिपीट होते हैं। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यार ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस टाइप का, इस एरिया का। जैसे फूड एंड हंगर पे बहुत बार क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? एलएसजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा आए दिन, पंचायती राज के ऊपर कुछ ना कुछ आता रहता है। जीएस 3 में दोबारा हो गया, जैसे मान लो सिक्योरिटी इश्यूज पे जनरली सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, फिर से आएंगे। तो इस टाइप के जब तक समझोगे तो पीवाईक्यू आप अच्छे से 2013 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए, जितने भी जीएस के हैं 2013 टू 2020, दीज आर 8 ईयर्स, सब पता होने चाहिए। बिकॉज यू विल बी गेटिंग टू नो कि यूपीएससी का आइडियोलॉजी क्या है, क्या चल रहा है, वो क्या कुछ फिलोसफी क्या चल रही है उसकी, तो उससे बहुत आराम मिलेगा आपको। यूपीएससी तैयारी की मोटिवेशन कहाँ से मिली? देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू चैलेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन इट इज टोटली वर्थ फॉर इट। इससे ऊपर कुछ नहीं है एग्जाम के फील्ड में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिस इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव थिंग इन द वर्ल्ड। इतने 9.5 लाख लोग बैठते हैं और 750 लोग सेलेक्ट होते हैं, जस्ट मेक द परसेंटेज, जैसे भी होता है सिलेक्शन रेशियो इसका सबसे तगड़ा है। तो दिस शुड बी योर मोटिवेटिंग फैक्टर, आई एम साइनिंग अप टू समथिंग, अ टास्क जिसको सब लोग इतना टफ मानते हैं, तो दिस शुड बी मोटिवेटिंग, मुझे करके दिखाना है, ठीक है? देन सेकेंडली आपका मोटिवेशन इंटरनल आना चाहिए कि आई वांट, जैसे मेरा जो था, सबका एक होता है, मैंने कोट जैसे बड़ा फेमस हो रखा है मेरा, मैंने बोल रखा है कि इफ यू नो द व्हाई टू लिव फॉर, यू कैन सर्वाइव एनी हाउ। तो यू शुड बी नोइंग व्हाई, कि आपको क्यों करना है। जैसे मेरा व्हाई था कि आई वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिसको हम इतना रह रहे कोसते हैं हमेशा। बट मेरे को बड़ा फैसिनेट करता था कि इतना बड़ा इंडिया एक साथ कैसे गवर्न हो रहा है, 135-36 करोड़ लोग हैं हम लोग, पीसफुली रह रहे हैं, ऐसा कुछ बड़ा सिविल वॉर नहीं हुआ जा रहा। कोविड के टाइम्स में इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया, वी हैव सरपास 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज। तो ये सब के पीछे जो मशीनरी चल रही है इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के पीछे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट करती थी कि ये मशीनरी समझनी चाहिए। बीइंग इंजीनियर आई वाज ऑलरेडी वेरी मच इंस्पायर्ड कि दिस इज द बिगेस्ट मशीनरी ऑफ द वर्ल्ड, कैसे चल रहा है डेमोक्रेसी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि, तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है। फिर एक ये मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन रहता था कि ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है, इसकी करें। सोशल मीडिया का यूज कैसे करें? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे क्या होता था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था सोशल मीडिया से, ठीक है? मैं थोड़ा आराम, मतलब मस्ती वाला आदमी भी हूँ। तो आई यूज्ड टू बी ऑन इंस्टाग्राम, मैं पहले था, ठीक है? बहुत पोस्ट नहीं करता था, बट आई यूज्ड टू स्क्रॉल एंड अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे करते रहता था उसको, ठीक है? बट हाँ, आपको जैसे मैं जैसा इंसान हूँ, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त यूएस में हैं, कहाँ-कहाँ हैं, इधर-उधर बाहर, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता उनसे कि वो क्या कर रहे हैं, यूएस यूरो ट्रिप मार रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है? दे हैव चोज़न देयर लाइफ, आई हैव चोज़न माइन, इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन एट दैट टाइम। तो अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो देन यू शुड टोटली कट इट ऑफ। मैं बोलता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपको बहुत सेल्फिश रहना पड़ेगा। जो आपको काम कर रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है, स्टिक टू दैट।
अगर आपको कोई किसी भी लग रहा है कि मुझे को मेरी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, तो जस्ट टोटली कट इट ऑफ। अगर आपको लग रहा है कि आप दूसरों की फोटोज देख के आपको कुछ हो रहा है, जलन हो रही है या कुछ भी हो रहा है या फोमो हो रहा है, शुड टोटली कट डाउन सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। अगर आपको फैमिली मेंबर से भी मतलब प्रॉब्लम लग रही है कि रोज आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज आ रहे हैं, फिर दे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, है ना, कि मैं रिप्लाई करूँ, ये करूँ, तो ठीक है, बोल दो कि मैं बिजी हूँ, कुछ भी करके जस्ट नंबर चेंज कर लो, अपना व्हाट्सएप से हट जाओ, दैट्स टोटली फाइन। इट्स अ पर्सनल डिसीजन, बट यू शुड बी वेरी सेल्फिश। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम हो रही है, शुड टोटली कट देम ऑफ। ठीक है। अब हो गया क्या, मोटिवेट कैसे करें? ऑनलाइन तैयारी करें,